Hello and welcome to Law GURUKUL. In today's video, we will discuss the important points in Law of Tort. See, exam में direct questions तो पूछे नहीं जाते. So after analyzing the question papers, I have prepared this video जिसमें हम उन points को discuss करेंगे जिससे basically exam में question पूछे जाते हैं और उन topics को discuss करेंगे जिससे related videos आपको YouTube में या फिर Google पे और कहीं नहीं मिलेगा. Okay, so without wasting the time, let's start. Coming to the definition part, सबसे पहले tort का definition. प्रोफेसर विनफील्ड ने tort की definition दी है that tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. प्रोफेसर विनफील्ड ने tort की ये definition दी है कि tort की liability कब arise होती है, जब किसी हम legal duty को breach करते हैं, ठीक है, और जिस पर्सन के अगेंस्ट वो ड्यूटी फिक्स की गई है और हम उसे ब्रीच कर रहे हैं, उस पर्सन को डैमेजेस मिलेगा अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट. सो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय प्रोफेसर विनफील्ड. वन मोर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट इज गिवन बाय फ्रेंजर. Tort is defined as an infringement of a right in rem of a private individual, giving a right of compensation of the suit of the injured party. फ्रेंजर ने क्या डेफिनेशन दी है टॉर्ट की कि टॉर्ट जो है वो राइट इन रेम का इन्फ्रिंजमेंट है, यानी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट इन रेम का इन्फ्रिंजमेंट है जिससे उस इंजर्ड पार्टी को इसके बदले में जो है वो कंपेंसेशन मिलता है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट. तो ये डेफिनेशन दिया रहता है और आपको पूछा जाता है दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हुम. सो ये टॉर्शियस लायबिलिटी वाला पार्ट अगर आता है तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर विनफील्ड. और ये राइट इन रेम, अगर आपको डेफिनेशन में ये वर्ड दिखता है कि ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रेम है तो दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर फ्रेंजर. नाउ कमिंग टू द एम ऑफ टॉर्ट लॉ. टॉर्ट लॉ का बेसिकली एम क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टॉर्ट लॉ? सबसे पहला पर्पस है डेटरेंस टू रॉन्ग डूअर्स, यानी जो गलत काम कर रहा है उसे रोकना ताकि वो फर्दर आगे और गलत काम ना करे. Second purpose is to impose the liability on person responsible for harm. जिसने नुकसान किया है, जो उस नुकसान के रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर liability देना. And third important purpose और aim of tort law is to provide damages to victim. जो victim है जिसे नुकसान हुआ है उसको उसके बदले में damages मिलना. So these are the three important objects of tort law. एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डेटरेंस टू रॉन्ग डूअर, ये जो है वो टॉर्ट लॉ का एम है या नहीं है, ठीक है. तो फिर 3-4 पॉइंट्स दे देंगे एंड देन द क्वेश्चन विल बी कि इनमें से कौन सा टॉर्ट लॉ का एम नहीं है. तो अगर हमें पता है कि टॉर्ट लॉ का एम क्या है, यही 3 एम है, डेटरेंस करना, उसे रोकना, लायबिलिटी इंपोज करना और डैमेजेस जो है वो मिलना. इसके अलावा अगर कोई फोर्थ ऑप्शन आता है दैट विल बी अ रॉन्ग ऑप्शन. सो दिस वाज द एम ऑफ टॉर्ट लॉ. What are the essentials of tort law? See, ये tort law के ऊपर जो वीडियो है वो एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है जो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या फिर उसका लिंक जो है इस आई बटन पे भी अवेलेबल है. तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि उसमें जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है. इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक आप इसे क्विक रिविजन समझ लो और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उन वीडियोज में नहीं एक्सप्लेन किए गए थे, उन वीडियोज में हमने डिस्कस नहीं किया था, हम सिर्फ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है 3 स्पेसिफिक कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होने चाहिए. अगर ये 3 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर लायबल नहीं होगा. फर्स्ट इज रॉन्गफुल एक्ट, किसी का प्राइवेट राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, इस टाइप का कोई रॉन्गफुल इलीगल एक्ट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट में लीगल डैमेजेस अवेलेबल होने चाहिए और उसका लीगल डैमेज होना चाहिए. और थर्ड इज लीगल रेमेडी, उस पर्सन को लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए. तो अगर ये किसी एक्ट में ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तभी हम उन्हें लॉ ऑफ टॉर्ट के अंडर क्लेम या लायबल मान सकते हैं. इनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, वो होता है मैलिस, मोटिव या फिर से इंटेंशन कह लो. ये जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट में तो एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जाता है, बट देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जहां पर इसे कंसीडर किया जाता है इन द लॉ ऑफ टॉर्ट. मोटिव इज नॉट एसेंशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ एन एक्शन फॉर टॉर्ट. टॉर्ट लॉ में मोटिव जो है, मोटिव कह लो, मैलिस कह लो, इंटेंशन कह लो, ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल नहीं है क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट ये कहता है दैट अ रॉन्गफुल एक्ट डज नॉट बिकम लॉफुल merely because the motive is good.
लॉ ऑफ टॉर्ट ये कह रहा है कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, ठीक है, तो वो गलत काम सही सिर्फ इसलिए नहीं हो जाता कि आपका तो वैसा कुछ इंटेंशन ही नहीं था। इंटेंशन हो या ना हो, काम तो गलत ही है, जो आपका एक्ट है वो तो रॉन्गफुल ही है। इसलिए लॉ ऑफ टॉर्ट कहता है कि रॉन्गफुल एक्ट के लिए हमें इंटेंशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो और आपका इंटेंशन अगर गुड है, तो वो जो एक्ट है वो लॉफुल तो नहीं हो जाएगा। Similarly, a lawful act does not become wrongful because of an improper evil motive or malice. ठीक, इसका अपोजिट हम ये भी कह सकते हैं, अगर कोई लॉफुल एक्ट हम कर रहे हैं जो लीगल है, बट उसके पीछे हमारा इंटेंशन जो है वो गलत है, तो इसकी वजह से जो लॉफुल एक्ट है वो अनलॉफुल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्ट बेसिकली क्या है, हम उस पर फोकस करें कि एक्ट लॉफुल है या अनलॉफुल है। इंटेंशन को लॉ ऑफ टॉर्ट में जनरली कंसीडर नहीं किया जाता है। So this point was explained in the case of Bradford Corporation versus Pickles. और भी दो केस लॉज है जिसमें ये टॉर्ट लॉ में ये क्लियर किया गया कि इसमें मोटिव जो है वो इसेंशियल पार्ट नहीं है। विष्णु वासुदेव वर्सेस THS PSA एंड टाउन एरिया कमिटी वर्सेस प्रभु दयाल. So in these three cases it was said that motive is not essential to the maintenance of an action for tort. But there are some exceptions to this rule. Malice becomes relevant to determine a person's liability in law of tort. कुछ केसेस में लॉ ऑफ टॉर्ट में मैलिस, इंटेंशन या मोटिव को कंसीडर किया जाता है। कब किया जाता है? इन केस ऑफ डिफामेशन, मैलिस में रिजल्ट इन एग्रेवेशन ऑफ डैमेज। अगर जो डैमेज है वो नेचुरल से ज्यादा हो रहा है, किसी एग्रेवेटेड फॉर्म में अगर डैमेजेस हमें दिख रहा है, उस टाइम हम ये मैलिस को कंसीडर करते हैं कि जानबूझ के इंटेंशनली कहीं उस डैमेज को बढ़ा तो नहीं दिया गया। तो इन केसेस में मैलिस को जो है कंसीडर किया जाता है। एंड इन टॉर्ट ऑफ डिसिट एंड कॉन्स्पिरेसी वन ऑफ द एसेंशियल इज मैलिस। अगर हम धोखेधड़ी या कॉन्स्पिरेसी वाला कोई टॉर्ट कमिट कर रहे हैं, उस टाइम में मैलिस plays an important role to consider whether it comes under the law of tort or not. So in these are the three exceptions where malice is taken into consideration: defamation, aggravated damages, and in the tort of deceit and conspiracy. Classification. Tort law has been classified into three broad categories. Tort of law को तीन broad categories में हम समझ सकते हैं। पहला है इंटेंशनल टॉर्ट्स, जहां पर हम जानबूझ के जो है वो रॉन्ग एक्ट कमिट कर रहे हैं। असॉल्ट, बैटरी, ट्रेसपास, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, ये सारे टॉर्ट है, बट ये इंटेंशनल टॉर्ट है। यहाँ पर इंटेंशनली जानबूझ के ये सारे टॉर्ट्स कमिट किए जा रहे हैं। अनइंटेंशनल टॉर्ट्स में आता है नेग्लिजेंस, जहां पर इंटेंशन नहीं होता है किसी को नुकसान पहुंचाने का, बट अनइंटेंशनली वो मिस्टेक्स हो जाती है, दैट इज नेग्लिजेंस। थर्ड इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है, टॉर्ट लॉ के प्रिंसिपल्स में एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दोज इन्वॉल्विंग अल्ट्रा हैजार्डस और डेंजरस मटेरियल्स, यानी ये दीज आर द थ्री कैटेगरीज जिनमें हम टॉर्ट को डिवाइड कर सकते हैं: इंटेंशनल टॉर्ट, अनइंटेंशनल टॉर्ट, और वो टॉर्ट जहां पर डेंजरस और हैजार्डस मटेरियल्स इन्वॉल्व हो। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट को, बिकॉज ये तो इंग्लिश कॉमन लॉ का कंसेप्ट था, हमारे इंडिया में इसे मॉडिफाई करके एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल बना दिया गया। द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी इवॉल्व्ड इन इंडिया प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द अवेकनिंग क्रिएटेड बाय द भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी एंड ओलियम गैस लीक। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्रिएट हुआ आफ्टर द केस ऑफ भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी एंड ओलियम गैस। After these cases, the judiciary realized the need of strict and absolute enforcement of liability into the Indian context. जब इस तरह के जो बड़े-बड़े इंसिडेंट ऑकर हुए इंडिया में कि ये जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को चेंज करना इंडियन जुडिशियरी को जरूरी लगा, क्योंकि इसकी वजह से मास पॉपुलेशंस को नुकसान सहना पड़ा था। ये भोपाल गैस लीक वाले केस में भी और ओलियम गैस केस में भी। Absolute liability theory on the basis of pollution causing industrial injuries was propounded by। ये जो absolute theory बना कि ये जो इंडस्ट्री में hazardous objects हम यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसकी वजह से लोगों को इंजरीज हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो absolute प्रिंसिपल जो बनाया, absolute liability का प्रिंसिपल, ये किसने बनाया? जस्टिस
पी एन भगवती। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी थ्योरी जो किस बेसिस पे बना है कि पोल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रियल इंजरीज, पोल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से काफी इंजरी हो रही है, इस बेसिस पर ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी थ्योरी बनाया गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल बनाया गया। ये प्रिंसिपल किसने बनाया? हु प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी? जस्टिस पी एन भगवती। अब एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहता क्या है? इफ एन इंडस्ट्री और एंटरप्राइज इज engaged in some inherently dangerous activity from which it is deriving commercial gain, अगर कोई इंडस्ट्री किसी डेंजरस एक्टिविटीज, हजार्डस केमिकल्स को लेकर के किसी इस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व है जिससे उसे कमर्शियल गेन हो रहा है, ठीक है, एंड दैट एक्टिविटी इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग catastrophic damage, then the industry officials are absolutely liable to pay compensation to the aggrieved parties. Absolute liability ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी टाइप के डेंजरस और डेंजरस टाइप के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, आप उससे कमर्शियल गेन कर रहे हो, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो भी, और जो बाहर इंडस्ट्री के बाहर जो और लोग हैं उन्हें भी अगर किसी तरह का नुकसान हो सकता है, तो वो इंडस्ट्री जो है वो हर हाल में एब्सोल्युटली लायबल होगी for any kind of injury. The industry cannot plead that all safety measures were taken care of by them and that there was negligence on their part. अगर ये इंडस्ट्री ये प्रूव भी कर दे कि उनके साइड से किसी टाइप का नेग्लिजेंस नहीं ऑकर हुआ है और उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स जो है वो फॉलो किए थे, उसके बाद भी अगर किसी टाइप का एक्सीडेंट हो जाता है और इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री के बाहर किसी को भी उनके एक्टिविटीज की वजह से नुकसान होता है, या फिर वो एक हो या फिर ज्यादा हो, ये मैटर नहीं करता कि उससे ज्यादा लोगों को ही नुकसान होना चाहिए। अगर कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन भी उनकी इस एक्टिविटीज की वजह से उनको हार्म होता है, तो ही विल बी एब्सोल्युटली लायबल फॉर हिज एक्ट। इस टाइम उनका कोई भी डिफेंस एप्लीकेबल नहीं होगा कि वो नेग्लिजेंट नहीं थे, उन्होंने सारे सेफ्टी मेजर्स जो है वो यूज किए थे, या फिर जो एक्सेप्शंस है एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, यानी कि उन्होंने अपने साइड से तो सारा कुछ किया था बट सडनली बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, उसकी वजह से नुकसान हुआ है लोगों को, या फिर एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, जैसे किसी थर्ड पार्टी, कोई बाहर का कोई पर्सन आया और उसने किसी टाइप का कोई एक्ट किया जिसकी वजह से लोग इंजर्ड हो गए, तो ये सारे डिफेंस जो है वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो कुछ भी हो जाए, अगर वो डेंजरस एक्टिविटीज, डेंजरस केमिकल और हैजार्डस केमिकल्स को लेकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो वो किसी भी इंजरी के लिए एब्सोल्युटली लायबल होंगे और उन्हें कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी डिफेंस उनके लिए काम नहीं करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू डिफामेशन। जो इसका बेसिक वीडियो है डिफामेशन का, वो चैनल के प्लेलिस्ट में भी है, आई बटन पे भी है, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि डिफामेशन होता क्या है, इसके एसेंशियल्स क्या है, डिफेंस क्या है। बट ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो वो जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, उन ट्विस्टेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट को ट्विस्ट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और हम वहां पर ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। सो मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस टू एन एक्शन फॉर डिफामेशन। हमने पढ़ा डिफामेशन के डिफेंस में कि अगर वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो डिफामेशन के लिए हम लायबल नहीं होंगे। बट इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। क्यों नहीं होगा वैलिड डिफेंस? क्योंकि यहाँ पे बात हम कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, यहाँ पे ट्रूथ नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ ट्रूथ फैक्ट होता और हम किसी ट्रूथ फैक्ट को पब्लिक इंटरेस्ट में बता रहे हैं, तो वो डिफेंस होगा डिफामेशन का। मगर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, हमने एसेंशियल्स में पढ़ा है डिफामेशन के कि वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन है ना। अगर स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं तो भी डिफामेशन नहीं है, और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में अगर वो ट्रूथ है, अगर हम कोई ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहे हैं, तो वो डिफामेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की बात नहीं हो रही है। तो अगर ये ट्रू या फॉल्स हमें पता ही नहीं है, तो ये वैलिड डिफेंस कैसे होगा? सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी बोलना डिफामेशन नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को ट्रूथ भी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस। वैसे जनरली क्या करते हैं लोग, पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर को देख करके वैलिड डिफेंस क्लेम कर देते हैं कि हाँ अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बोल रहे हैं तो वैलिड डिफेंस होगा। नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को ध्यान देना है कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये स्टेटमेंट ऑफ ट्रू फैक्ट नहीं है।
ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो वैलिड डिफेंस नहीं होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Statement of fact on matters of public interest is not a valid defense. Now, if defendant in a newspaper publishes a statement of fact making serious allegation of dishonesty against the plaintiff, they subsequently could not prove the truth. The plea of fair comment shall fail as based on untrue facts. Now, अब क्या हो रहा है कि डिफेंडेंट ने न्यूज़पेपर में कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट पब्लिश कर दिया, किसी पर्सन की जो प्लेंटिव है वो डिसऑनेस्ट है और इसके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगा दिया. बाद में वो इस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को ट्रुथ नहीं प्रूव कर सका, तो क्या वो फेयर कमेंट वाले डिफेंस को अप्लाई कर सकता है? नहीं, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट को ट्रू होना चाहिए तभी वो वैलिड डिफेंस आएगा. उसने जो फेयर कमेंट किया, अगर वो ये प्ली लेता है कि मैंने फेयर कमेंट किया बट वो तो ट्रू ही नहीं है, वो तो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया, तो ही विल बी लायबल अंडर द टॉर्ट ऑफ डिफेंस, क्योंकि उसने अनट्रू फैक्ट्स को पब्लिश करके लोगों को उसके कैरेक्टर के बारे में उस गलत रिप्रेजेंट किया उसे, तो ही विल बी लायबल अंडर द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन. The originator of a defamatory statement will be liable for the damages resulting from repetitive publication by third persons. ये हमने उसमें पढ़ा है कि डिफामेशन को, डिफामेटरी स्टेटमेंट को अगर कोई ऑनलाइन भी रेपिटेटिव से पब्लिश कर रहा है तो भी वो जो रिपीट उससे पब्लिश कर रहा है वो भी लायबल होता है. बट हियर जो ओरिजिनेटर है, जिसने डिफामेटरी स्टेटमेंट को पहली बार कहा है उस स्टेटमेंट को, वो किन किन केसेस में लायबल होता है अगर उसके इस डिफामेटरी स्टेटमेंट को रेपिटेटिवली पब्लिश किया जा रहा है और लोगों के द्वारा. किन किन केसेस में होता है? When he himself authorized repetition, जब वो अपनी डिफामेटरी स्टेटमेंट को खुद से ऑथराइज कर रहा है रेपिटेटिव पब्लिकेशन के लिए, तो जो ओरिजिनेटर है वो लायबल होता है. When repetition was a natural and probable consequences of his act, उसने या फिर उसका जो एक्ट है, जिस तरह से उसने डिफामेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश किया है, वो नेचुरल बात है कि कोई भी उसे कॉपी पेस्ट करके फर्दर फॉलो कर सकता है, फर्दर उसे और बढ़ा सकता है और लोगों को फॉरवर्ड कर सकता है. तो इन दीज टू केसेस द ओरिजिनेटर है डिफामेटरी स्टेटमेंट का, वो लायबल होगा अंडर द टॉर्ट ऑफ डिफामेशन. स्लैंडर, स्लैंडर ये हमने पढ़ा, डिफामेशन का एक फॉर्म होता है जो ओरली जो डिफेम कर रहे हैं लोगों को, ये स्लैंडर की कैटेगरी में आता है. So the special damages need to be proved for tort of slander. अगर tort of slander क्लेम कर रहे हैं तो हमें ये दिखाना जरूरी है कि उस पर्सन को स्लैंडर की वजह से स्पेशल डैमेज ऑकर हुआ है. हमने पढ़ा है ना इकोनॉमिक लॉस वगैरह जो है डिफामेशन में, एसेंशियल्स में. तो स्लैंडर प्रूव करने के लिए भी दिखाना जरूरी होता है कि आपको उसकी वजह से कोई स्पेशल डैमेज हुआ है, तभी आप स्लैंडर के अंडर क्लेम करके कंपेंसेशन पा सकते हैं. इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है. किन केसेस में स्लैंडर में स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है? वर्ड्स इंप्यूटिंग क्रिमिनल ऑफेंस टू प्लेंटिफ, अगर आपने कुछ इस तरह का ओरल र्यूमर फैलाया है, किसी पर्सन के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए हुए, तो इन केसेस में स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है और वो ऐसे ही टॉर्ट ऑफ स्लैंडर के अंडर लायबल होगा. वर्ड्स इंप्यूटिंग टू द प्लेंटिफ that he has an infectious disease, अगर आप इस टाइप का र्यूमर फैला रहे हो लोगों में कि प्लेंटिफ जो है उसकी किस टाइप का इन्फेक्शियस डिजीज है, उसके पास मत जाओ, उससे बात करोगे, उससे छुओगे, उसके पास जाओगे तो वो आपको भी फैल जाएगा, यू विल गेट इन्फेक्टेड. तो इस टाइप के झूठे र्यूमर्स अगर आप फैला रहे हो तो ये स्लैंडर की कैटेगरी में ओरली, ठीक है, क्योंकि स्लैंडर की बात हो रही है, तो इन केसेस में आपको स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. वर्ड्स प्रेजुडाइज द प्लेंटिफ इन हिज ऑफिस, प्रोफेशन एक्सेट्रा, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट आपने दिया है जिसकी वजह से ऑफिस में या फिर उसके प्रोफेशन में उसे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे उसकी जो रेप्यूटेशन है वो हार्म हो रही है, लोग उसे झूठा समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, मतलब वहां पे उसकी प्रोफेशनल और ऑफिस में लोगों के बीच में उनकी जो इज्जत है वो डाउन हो रही है, तो इन केसेस में स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. वर्ड्स इंप्यूटिंग अनचैस्टिटी टू अ वुमन, अगर आप किसी वुमन के कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहे हो तो भी स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. मेयर योर स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के अंडर ही आप टॉर्ट ऑफ स्लैंडर के लिए लायबल हो जाओगे. इसमें आपको स्पेशल डैमेज नहीं दिखाना पड़ेगा अगर आप किसी वुमेन के कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर रहे हो. सो दीज वर द एक्सेप्शंस ऑफ स्लैंडर, जहां पर स्पेशल डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती.
नाउ कमिंग टू द मैक्सिम्स, लॉ ऑफ टॉर्ट में बहुत सारे मैक्सिम्स हैं जो हमने पहले भी पढ़ा है, जस्ट लेट्स रिवाइज इट वंस। साइंटी नॉन फिट इंजुरी या फिर वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, नो इंजुरी इज डन टू वन हु नोइंगली डज एन एक्ट। अगर आप किसी एक्ट के कंसेक्वेंसेस जानते हो, उसके बाद भी आप उस एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो और आपको इससे इंजरी हो रही है, तो आप उसके लिए डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते हो। इसे वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया भी कहते हैं। जैसे ये बेसिकली स्पोर्ट्स में इस टर्म को यूज किया जाता है। सपोज बॉक्सिंग वाला जो मैटर है, अगर आप बॉक्सिंग के गेम में जा रहे हो तो आपको तो पता है कि आप बॉक्सिंग करोगे तो आपको चोट लगेगी, आपको इंजरी हो सकती है, बट फिर भी आप जा रहे हो बॉक्सिंग करने, तो ये कौन सा टॉर्ट है? साइंटी या फिर वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। ठीक है, अगर आप जानते हुए किसी एक्ट के कंसेक्वेंसेस को और आप उस एक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप जो है उस पर्सन से इंजरी के अगेंस्ट में डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। Qui facet per alium facet per se. He who does an act through another is deemed in law to do it himself. अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कोई काम कर रहा है तो लॉ में ऐसा माना जाएगा कि वो ये काम खुद कर रहा है। ये प्रिंसिपल एजेंट के केस में बेसिकली ये प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल कोई पर्सन अगर अपने एजेंट के थ्रू कोई काम करा रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि वो काम जो है वो खुद प्रिंसिपल पर्सन ही कर रहा है और उसके किसी भी एक्ट के लिए वो जो मास्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो खुद लायबल होगा। यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज रेमेडी। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, यूबी रेमेडियम इबी जस्ट, वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट, यानी इसको थोड़ा सा बस वर्ड्स को ना आगे पीछे अरेंज कर दिया गया। राइट की जगह पर रेमेडी हो गया और रेमेडी की जगह पर राइट हो गया। तो इसको जस्ट अगर उल्टा कर दिया जाता है उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है। क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? जब वर्ड्स तो दोनों सेम ही है ना, यूबी जस्ट इबी रेमेडियम और यूबी रेमेडियम इबी जस्ट, तो इसमें सिर्फ राइट और रेमेडी को हम उल्टा कर देंगे, वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट। Actio personalis monitor cum persona. A personal right of action dies with the person. लीगल एक्शन का अगर पर्सनल राइट है तो अगर वो पर्सन नहीं है अभी, ही डाइड, तो उसका राइट टू एक्शन जो है वो भी डाई हो जाता है। Ex terti causa non auditor action. From a dishonorable cause an action does not arise. अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में आपको किसी टाइप का कंपेंसेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। Res ipsa loquitur. Things speaks for itself. इस मैक्सिम को बेसिकली नेग्लिजेंस के केस में यूज किया जाता है कि चीजों को देखकर ही क्लियर हो जा रहा है कि सिचुएशन क्या है, स्टोरी क्या है। Res ipsa loquitur. अब आते हैं टॉर्ट लॉ में माइनर्स की क्या क्या पोजीशन होती है, माइनर्स को टॉर्ट में किस तरह से ट्रीट किया जाता है। दे कैन शू जस्ट लाइक एडल्ट्स बट थ्रू देयर पेरेंट्स। टॉर्ट लॉ में माइनर्स को सू किया जा सकता है, बट माइनर्स जो है वो सू कर सकते हैं जस्ट लाइक एन एडल्ट बट थ्रू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के थ्रू। सेम दे कैन ऑल्सो बी सूड, उन्हें भी सू किया जा सकता है जस्ट लाइक एन एडल्ट, बट इसमें कंडीशन ये है कि दे आर ओल्ड एनफ टू फॉर्म एन इंटेंशन टू कमिट अ टॉर्ट। इन केसेस में जो इंटेंशन है उसे कंसीडर करते हैं और उनकी एज को इस टाइप से देखते हैं कि क्या वो पर्सन जानबूझ के या फिर उसे इतना नॉलेज है कि इस टाइप का एक्ट जो है वो गलत है। तो इन कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही किसी चाइल्ड को एडल्ट के जैसा ही कोर्ट में शू किया जा सकता है। पेरेंट्स कुड बी हेल्ड लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। अगर कोई चाइल्ड टॉर्ट कमिट कर रहा है तो उसके पेरेंट्स जो है वो उनके एक्टिविटीज के लिए लायबल होंगे, जस्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। जैसे वाइकेरियस लायबिलिटी में हमने पढ़ा ना, मास्टर सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर लायबल होते हैं, वैसे चिल्ड्रन के एक्ट के लिए पेरेंट्स जो है वो लायबल होते हैं। तो दिस वाज द पोजीशन ऑफ माइनर। वो सू कर भी सकते हैं लाइक एन एडल्ट और उन्हें शू किया भी जा सकता है लाइक एन एडल्ट। शू कैसे कर सकते हैं? थ्रू देयर पेरेंट्स। और कब उन पर शू किया जा सकता है? जब ऐसा सर्कमस्टेंसेस से ऐसा क्लियर होता है कि वो उनके पास इतनी नॉलेज है, इतना दिमाग है कि वो सही गलत और जो एक्ट है वो गलत है और इंटेंशनली किसी टाइप का टॉर्ट कमिट कर रहे हैं, तो उन्हें एडल्ट के जैसा सू किया जा सकता है और उनके एक्ट्स के लिए पेरेंट्स जो है वो लायबल होते हैं इन द रूल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। अब टॉर्ट लॉ के कुछ
ट्विस्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि आप इन्हें सॉल्व कर पाते हो। Which of the following is false about slander form of defamation? हमने slander पढ़ा है, defamation का form है। So out of this 4 statement, slander से related कौन सा statement गलत है? यानी 3 तो सही है, 1 गलत है। Statement is made in some transient form. Transient form मतलब जो transferable है। It is addressed to years क्योंकि okay, it is addressed to year, written नहीं है, years में है। Slander is always a criminal offense and it is not actionable in absence of proof of actual damage. C is false क्योंकि statement जो slander है वो oral होता है, ये further transferable है, correct? It is addressable to ears क्योंकि orally हम बता रहे तो ears में address होता है। Slander is not always a criminal offense क्योंकि हम tort पढ़ रहे हैं और ये tort is a civil wrong, तो always criminal offense नहीं होता है। This statement is wrong. It is not actionable in absence of proof of actual damage. Slander के लिए special damage proof करना जरूरी होता है, तो this statement is correct and slander is always a criminal offense. This is false. A person is responsible for all the consequences of his wrongful act, consequences which directly flow from his wrongful act, consequences which are not too remote, all the consequences which are reasonably foreseeable. एक पर्सन अपने किन एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? He is responsible for the consequences which directly flow from his wrongful act. उसके wrongful act की वजह से जो consequences हुए हैं वो सिर्फ उन्हीं consequences के लिए liable होता है, अपने उसके अलावा सारे consequences के लिए नहीं होता है, ना ही उन consequences के लिए होता है जो कि काफी dangerous हो या फिर जो reasonably foreseeable हो। सिर्फ उनके एक wrongful act की वजह से अगर तुरंत सिर्फ उस एक्ट की वजह से जो नुकसान हो रहा है सिर्फ उन्हीं consequences के लिए पर्सन liable होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not necessary in tort of defamation? हमने tort of defamation पढ़ा है, तो आउट ऑफ दिस 4 स्टेटमेंट्स 3 जो है वो डिफामेशन के लिए जरूरी है, एक स्टेटमेंट जो है वो डिफामेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो वो जो जरूरी नहीं है वो कौन सा है? The statement is defamatory. There is intention to refer to the plaintiff. The right-thinking members in the society infer that the statement refers to plaintiff, or the statement is made known to the other members of the society. तो डिफामेशन क्लेम करने के लिए इनमें से क्या जरूरी नहीं है? ऑप्शन डी, द स्टेटमेंट इज मेड नोन टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। डिफामेशन के लिए ये जरूरी है कि वो डिफामेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए, प्लेंटिफ का इंटेंशन गलत होना चाहिए और जो राइट थिंकिंग मेंबर्स है सोसाइटी के वो प्लेंटिफ के बारे में गलत समझे। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो टॉर्ट डिफामेशन में जरूरी है। द फोर्थ स्टेटमेंट कि जो स्टेटमेंट ऐसा है कि जो मेंबर्स सोसाइटी के मेंबर्स को पहले से ही पता है, वो सही है गलत है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन सोसाइटी में पहले से ही उस पर्सन के बारे में इस टाइप का र्यूमर जो है वो फैला हुआ है और मैं बाद में वो स्टेटमेंट अगर बोल रही हूँ देन आई विल नॉट बी लायबल अंडर द टॉर्ट ऑफ डिफामेशन, क्योंकि डिफामेटरी स्टेटमेंट जो वो न्यू होनी चाहिए और वो मेरा खुद का होना चाहिए। जो बात पहले से लोगों को पता है वो मैं बता रही हूँ, तो फिर उसके लिए आई एम नॉट लायबल अंडर द टॉर्ट ऑफ डिफामेशन। ओके, सो द वीडियो एंड्स हियर। इसमें जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं आई होप ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। So if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon. See you soon with a video on nuisance.